नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे 3000 साल से भी ज्यादा पुराने उस जटिल इतिहास, संघर्ष और रणनीतियों की जिन्होंने आज के इज़राइल को आकार दिया है। सच मानिए, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज की एडवांस कूटनीति तक का ये सफर बेहद दिलचस्प है। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हम इस सफर को कुछ अहम पड़ावों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन मूल और निर्वासन से, फिर ज़ायोनीवाद और ब्रिटिश मैंडेट, उसके बाद आधुनिक इज़राइल का जन्म, दशकों तक चले संघर्ष और आखिर में बात करेंगे इसके वैश्विक प्रभाव और गठबंधनों की। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इस पवित्र भूमि की उत्पत्ति और इसके प्राचीन इतिहास की। लेवांत क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच बसी ये जगह दुनिया के कुछ सबसे पुराने और पेचीदा राज समेटे हुए है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जमीन ने अनगिनत विजेताओं का एक लंबा सिलसिला देखा है। जरा सोचिए, 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने पहला मंदिर नष्ट किया और फिर रोमनों ने क्रूर घेराबंदी करके 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर को भी ढहा दिया। इन लगातार हुए हमलों और 132 ईस्वी के विद्रोह ने इस पूरे इलाके की जनसंख्या को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है डायस्पोरा की। आसान शब्दों में कहें तो यहूदी आबादी का दुनिया भर में बिखर जाना। ये निर्वासन का एक ऐसा लंबा दौर था जहां लोगों ने अपनी पहचान किसी एक देश या जमीन के जरिए नहीं, बल्कि अपने साझा धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं के जरिए जिंदा रखी। रोमनों ने तो इस जगह से उनका नामो निशान मिटाने के लिए यहूदिया का नाम बदलकर सीरिया फिलिस्तीना तक कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, सांस्कृतिक पहचान इतनी आसानी से नहीं मिटती। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 19वीं सदी के आखिरी दौर में। इस हिस्से में हम ज़ायोनीवाद और ब्रिटिश शासनादेश को समझेंगे। ये वो वक्त था जब यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से जोर पकड़ रहा था और उसी के साथ विनाशकारी यहूदी विरोधी लहरें भी उफान पर थी। इस दौर में एक नाम बहुत उभर कर आता है, थियोडोर हर्जल। उनका नज़रिया कितना साफ और प्रभावशाली था, ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। बाजिल में मैंने यहूदी राज्य की स्थापना की। यदि 5 वर्षों में नहीं तो निश्चित रूप से 50 वर्षों में हर कोई इसे देखेगा। पहली ज़ायोनिक कांग्रेस में उनके इसी विजन ने सदियों से चली आ रही एक धार्मिक लालसा को एक बेहद सुसंगठित राजनीतिक आंदोलन में बदल कर रख दिया। अब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। 1880 के दशक से ही ओटोमन शासित फिलिस्तीन में यहूदियों का आना शुरू हो गया था। इसके बाद 1917 की ब्रिटिश बैल्फोर घोषणा आई और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकॉस्ट की खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने आई तो ये प्रवास एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल गया। जाहिर सी बात है, इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पहले से बसे अरब समुदाय को लगा कि उनकी अपनी मातृभूमि खतरे में है और इस वजह से दोनों गुटों के बीच तनाव चरम पर पहुंचने लगा। और यही तनाव हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव तक ले आता है, आधुनिक इज़राइल का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का वो समय जब हालात इतने नाजुक हो गए कि संयुक्त राष्ट्र को इस बढ़ते संकट को सुलझाने के लिए बीच में आना पड़ा। उस समय की स्थिति को समझना काफी दिलचस्प है। एक तरफ यहूदी समुदाय था जिसने 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुरक्षित जगह चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ अरब राष्ट्रों का रुख बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी जमीन के किसी भी तरह के बंटवारे का कड़ा विरोध किया, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क थे। फिर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। ब्रिटिश सेना वहां से हटी और 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद ही पड़ोसी अरब देशों ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। जो चीज एक राजनीतिक विवाद लग रही थी, वो रातों रात एक भयंकर युद्ध में बदल गई। यानी मई 1948 में एक नए राष्ट्र के जन्म के साथ ही पहला अरब इजराइल युद्ध भी शुरू हो गया। इस संघर्ष का परिणाम बहुत ही दुखद था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1948 के इस युद्ध के दौरान 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी अरबों को या तो भागना पड़ा या उन्हें विस्थापित कर दिया गया। इस अत्यंत पीड़ादायक घटना को नकबा के नाम से जाना जाता है। इस एक घटना ने इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट को जन्म दिया, जिसका असर आज भी इस क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक ताने बाने के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। चलिए, अब आगे के दशकों की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा पड़ाव है, जहां हम देखेंगे कि कैसे वो शुरुआती संघर्ष बाद के सालों में युद्धों और संधियों के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया। 1967 का साल इस पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
इजराइल ने एक पूर्वव्यापी हमले में संयुक्त अरब सेनाओं को हरा दिया और सीनाई, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स जैसे कई नए इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस 6 दिवसीय युद्ध की जीत ने जमीन का नक्शा तो बदला ही, साथ ही आने वाले दशकों में हुए हिंसक विद्रोहों, जिन्हें इंतिफादा कहा जाता है, और लगातार चलने वाले संघर्षों के लिए एक नई जमीन भी तैयार कर दी। लेकिन इस सब के बीच कूटनीति ने भी अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। 1978 के कैंप डेविड और 1993 के ओस्लो समझौते जैसे कुछ बेहद खास ऐतिहासिक क्षण भी आए। इन समझौतों में शांति के बदले जमीन का आदान प्रदान किया गया। ये अपने आप में एक मिसाल थी कि इतने गहरे विरोध और कड़वाहट के बावजूद भी बातचीत के मेज पर आधिकारिक मान्यताएं और शांति संधियां स्थापित की जा सकती हैं। अगर हम आज के आधुनिक इजराइल की जनसांख्यिकी पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। लगभग 75% यहूदी आबादी, करीब 21% अरब आबादी और बाकी अन्य अल्पसंख्यक। इन आंकड़ों को देखकर समझ में आता है कि दशकों के संघर्षों के बीच से जो देश उभर कर सामने आया है, उसकी सामाजिक संरचना असल में कितनी विविध और जटिल है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम जानेंगे इजराइल के वैश्विक प्रभाव और उसके महत्वपूर्ण गठबंधनों के बारे में। कैसे ये देश एक स्टार्टअप नेशन बना और आज की भू राजनीति में इसकी क्या जगह है। जरा सोचिए, आस पड़ोस के देशों के साथ व्यापार के रास्ते लगभग बंद थे। इसके बावजूद ये देश देखते देखते एक स्टार्टअप नेशन में तब्दील हो गया। इजराइल ने तकनीक, कृषि और रक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त निवेश किया। दुनिया के बेहतरीन सुरक्षा सिस्टम्स में से एक आयरन डोम यहीं विकसित हुआ। क्या आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ICQ भी यहीं बना था? और आज की तारीख में तो ये इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे भौगोलिक रूप से इतना छोटा सा देश पूरी दुनिया में और खासतौर पर अमेरिका में इतना विशाल समर्थन बनाए रखने में कामयाब होता है? इस सवाल का जवाब हमें उनकी सॉफ्ट पावर, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की गहराई में ले जाता है। असल में उनकी यह रणनीति कई अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं है। इसमें अमेरिकी पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक यहूदी उत्पीड़न की कहानियों को सही ढंग से पेश करना शामिल है। साथ ही हॉलीवुड और मीडिया के जरिए एक विमर्श तैयार करना भी है। और सबसे अहम बात, एक बेहद मजबूत राजनीतिक लॉबिंग नेटवर्क स्थापित करना, जो बिना किसी रुकावट के सैन्य और कूटनीतिक सहायता सुनिश्चित करता रहता है। इस लॉबिंग नेटवर्क की ताकत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा एक पूर्व इजरायली NGO प्रमुख के इस चौंकाने वाले बयान से लगाया जा सकता है। मैं उन्हें एक खाली रुमाल दे सकता हूं और 24 घंटों में उस पर 70 अमेरिकी सेनेटरों के हस्ताक्षर होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पर्दे के पीछे का प्रभाव कितना गहरा होता है और इस छोटे से देश को अमेरिकी नीति निर्माताओं का कैसा अटूट समर्थन हासिल है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस भूमि की प्राचीन जड़ें, पीढ़ियों का ऐतिहासिक आघात और जीने की एक अदम्य इच्छा आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3000 सालों के इतिहास और संघर्ष का ये भारी भरकम बोझ इस बेहद संवेदनशील इलाके के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। सोचने वाली बात है ना।